कल हम लोगों ने क्या किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कशन किया था। और इसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ को डिस्कशन किया था, और कूलम्ब्स लॉ ये बताया था किसी भी दो चार्ज के बिटवीन में लगता है, ठीक है। और वो चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक में होना चाहिए, ठीक है, स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चार्ज मूवमेंट हो रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसमें हमने बताया था कि उसमें कूलम्ब्स लॉ फॉलो नहीं होता। ये सब कई सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, और इसमें ये भी हमने कूलम्ब्स लॉ को डेरिवेशन किया था। कूलम्ब्स लॉ F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन क्या r², ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। बात ये आती है कि अगर दो चार्ज के बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज लाके अनचार्ज पार्टिकल को टच कर दिया जाए, तो क्या फोर्स में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे हमने क्या माना है कि अगर ये दो चार्ज हैं, इन दो चार्ज में एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2 है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। क्या है डिस्टेंस, r है। तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या था, F। तो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ हम लोग क्या निकाले थे, F = क्या निकाले थे, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r² निकाला, ठीक है। यही तो निकाला था हम लोगों ने, ये चीजें हमने निकाला था, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन। अब क्या करते हैं, व्हेन थर्ड चार्ज इज अनचार्ज पार्टिकल, व्हेन यहाँ पे दो चार्ज हैं Q1 Q2, व्हेन थर्ड चार्ज इज अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, और वो उस पर चार्ज कितना है, Q0 है, ठीक है। अनचार्ज पार्टिकल दोनों पे चार्ज है। जब इसको हम टच करा रहे हैं, Q1 के पास टच करा रहे हैं, इसको यहाँ पे लेकर आया, टच कराया, और जो कितना है Q0। जब इसको हम Q1 के पास टच कराया, तो Q1 के पास टच कराने के बाद इसको हम क्या किया, फिर इसको Q0 को अलग लेके चले गए थोड़ा। तो नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज का मतलब कितना होता है, नेट चार्ज का मतलब दोनों पे टोटल चार्ज कितना होगा बाबू। अगर ये पहला चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज अनचार्ज पार्टिकल है, मतलब इसका चार्ज कितना है, Q0 का चार्ज कितना है, 0। क्या है, 0। तो Q1 + 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नेट चार्ज कितना, Q1 + 0 कितना हो जाएगा, Q1/2। अच्छा, अगर इस पे Q1/2 बचा, तो इसका मतलब ये है कि Q0/2 लेके चला गया, तो चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहाँ Q0/4 हमारा लेके गया कि नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को, अगर इस चार्ज को यहाँ पे टच कराया, और टच कराने के बाद r डिस्टेंस पे इसको फिर से हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, r डिस्टेंस पे हमने प्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा Q1, और r डिस्टेंस पे इसको Q0 हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो अब हमारा जो बनेगा Q1/2, और ये बनेगा 2, और ये हमारा बन जाएगा कितना, Q2। ये डिस्टेंस भी हमारा आ रहा है, ये डिस्टेंस भी हमारा आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे दो चार्ज थे Q1 और Q2 बिना टच किए हुए, तो उस पर फोर्स लग रहा था, ये = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना, r²। लेकिन हमने क्या कर दिया, जब इसको हमने एक अनचार्ज पार्टिकल को लाया, और अनचार्ज पार्टिकल को लाने के बाद हमने क्या किया कि उस पर कुछ ना कुछ हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। जिसपे वो रब्ड वाला बताया है, एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा भी चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर क्या डिफरेंस होगा, एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा अनचार्ज पार्टिकल है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, एक दोनों अनचार्ज पार्टिकल है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसमें जितने भी एनसीईआरटी में तुम्हारे कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तो इस पर एक कॉन्सेप्ट हम करवा रहे हैं, अगर दो चार्ज पार्टिकल है, उस पर एक तीसरा अनचार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं, तो हमारी चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पे फोर्स कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना है, यहाँ कितना है, Q1/2, यहाँ पे कितना है, Q1/2, ठीक है, या ऐसे लिखना, चलो Q1/2 ही लिखो, ये Q1 कितना है, तो ये कितना है, Q2। अब यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, इधर दिख रहा है, इधर अगर हम फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो अपने पास दो चार्ज है, तो अब यहाँ लिखेंगे फोर्स
बिटवीन Q1/2 एंड Q2 चार्ज, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू, इसको हम लोग F नॉट मान लेते हैं, इसके बीच में फोर्स क्या है F और इसके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा F डैश F नॉट तो मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा F डैश, क्योंकि जब Q1 और Q2 था चार्ज क्या था, Q1 Q2 था, तब फोर्स क्या था F था, लेकिन यहाँ चार्ज ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो फोर्स डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो फोर्स में क्या चेंजमेंट आएगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये F था, ये F नॉट माना, तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट सेम रहेगा। चार्ज क्या लेंगे यहाँ पे, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q1/2 और इनटू कितना हो जाएगा Q2 अपॉन कितना हो जाएगा r², या इसी को लिख सकते हैं F डैश इक्वल टू कितना 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2r², ये इक्वेशन कितना हो जाएगा सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा F डैश अपॉन F इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1/4πε0, और आ जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2r², और नीचे आएगा 1/4πε0, और आ जाएगा Q1 इंटू कितना Q2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा r², Q1/2 नीचे नहीं आएगा, ठीक। तो ये देखो सारा का सारा कट जा रहा है, सब कुछ कट रहा है, बच क्या रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा F डैश अपॉन F इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। इसका मतलब हमें ये समझ में आया है कि F डैश इज इक्वल टू F/2। अगर चार्ज दोनों चार्ज Q1 Q2 थे तो उसको फोर्स क्या लग रहा था F, लेकिन एक थर्ड चार्ज अनचार्ज पार्टिकल को लेके आए तो उस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्लियर हुआ, ये सबको समझना है कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है, इसको लिख लो। कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या करना है कि कूलॉम्स लॉ में जो डायरेक्शन होता है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन कूलॉम्स लॉ Coulomb's law depend on their charge nature। मतलब ये बात हुई कि कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स की डायरेक्शन जो डिपेंड करती है वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है। अब चार्ज का नेचर कैसा हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव रिपल्सिव का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पे क्या है Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है Q2 है, अगर दोनों चार्ज क्या हो जाए सेम हो जाए, क्या हो जाए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब क्या है अगर दोनों चार्ज अगर सेम हो जाएंगे तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से ये क्या लगेगा F1 2, ठीक है, और ये कैसे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। भाई अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब सिमिलर चार्ज है, ठीक है, या कह सकते हैं सिमिलर चार्ज है, क्या है सिमिलर चार्ज। अगर सिमिलर चार्ज है तो सिमिलर चार्ज की वजह से दोनों चार्ज में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा F21 लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी,
अब इनके बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, पहले डिस्टेंस हम लोग r मान रहे हैं, लेकिन अब इनको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करने के लिए डिस्टेंस क्या मान लेंगे, हम r12 मान लेंगे। ठीक है, तो चाहे फोर्स F12 निकालें चाहे F21 निकालें, हम दोनों का फोर्स क्या निकालेंगे F12 इक्वल टू क्या निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे के कांस्टेंट डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा R12 का होल स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना R12। ठीक है, F12, और चाहे F21 लिखें, F21 लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे K इक्वल टू कितना Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना R, क्या हो जाएगा R21। तो ये Q2 को Q1 नहीं होगा, हाँ Q2 Q1 क्या, ये जो Q1 into Q2 लिखे हैं हाँ। F21 में, इसमें Q2 into Q1 नहीं होगा, Q2 into Q1 नहीं, मल्टीप्लाई में तो क्या है, मल्टीप्लाई में कोई वेक्टर दिक्कत, का हो रहा है ना। वेक्टर में कहाँ कर रहे हैं, वेक्टर में यूनिट इधर लिख रहे हैं ना इसको, ये तो चार्ज है ना, चार्ज का वेक्टर फॉर्म में थोड़ा ना चार्ज, वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा R21 और ये हो जाएगा R21, बस खाली यही चेंज होगा, चार्ज में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं आता। F1 इक्वल टू Q into K1 Q2 और और कितना हो जाएगा R21 Q2 क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, ये अगर क्या है, क्योंकि हमने क्या होता है कि चार्ज पे, ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। अब इसमें क्या होता है कि Q1 into Q2 जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही क्या है, अगर दोनों चार्ज हैं Q1 और कितना है Q2, अब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना R21 है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक क्या है नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे सीधे निकाल सकते हैं क्या, F इक्वल टू 1 to 1 इक्वल टू कितना K Q1 into Q2 K Q1 into Q2 डिवाइड बाई कितना R12, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ हमें वेक्टर फॉर्म में ये डिफाइन करता है, ठीक है, कि चार्ज का नेचर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज, ना कि चार्ज। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स डिपेंड करता है वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, कि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज कैसे हैं नेगेटिव हैं, या दोनों चार्ज में क्या लाइक है या डिसलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा नोट करें। इसमें हम लोग देखते हैं, ये लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि कई सारी चार्जें हमारे यहाँ की मिलती हैं। ये चार्जें जो होती हैं, यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा F1 और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा Q1, और ऐसे हमारा क्या है, ये मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा Q2 चार्ज, और ये क्या हो जाएगा F2, और ऐसे हमारा कई सारे ऐसे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा Q3 चार्ज, ये हो जाएगा F3। ठीक है, और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो एक चार्ज है वो क्या है Q। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे कितने फोर्स तुम्हारे काम कर रहे हैं, F1 F2 F1 F2 F3, तीन चार्ज है। इसमें मल्टीपल चार्ज हो सकते हैं और मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चार्ज या मल्टीपल, इसीलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब एक ही पोजिशन पे, ठीक है, कई सारे चार्जों का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा F1, क्योंकि फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3। अगर इस पे कितना तीन चार्ज है तो F3 लिखेंगे, अगर चार है तो F4 लिखेंगे, पांच है इनफाइनाइट चार्ज हो सकते हैं, तो यहाँ इनफाइनाइट फोर्सेस हो सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज की वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज। तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, अगर इसको कूलम्ब्स लॉ में हम डिनोट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है F है और F1 फोर्स है, तो F1 फोर्स ये है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, सबका डिस्टेंस Q1 इसको मान लें हम R1, और इसको क्या मान लें Q2 वाला क्या है, इसको हम R2 मान लें, और इसके बाद इसको हम क्या मान लें R3 मान लें। ठीक है, या इस हिसाब से मान सकते हैं।
तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे F1 चार्ज होगा, तो यहाँ पे F1 चार्ज को जब हम फोर्स लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ का फोर्स लिखेंगे तो क्या होगा K 1/4 पाई, या K लिख लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा Q1 Q या Q1 अपान कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में R1 का कैप लगा दो, ठीक है। और उसके बाद F2 हो जाएगा, तो F2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F2 लिखने का मतलब है क्या Q2, क्या लिखेंगे K Q2 अपान कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर, उसके बाद K Q3 अपान कितना हो जाएगा R3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R1 कैप और इसके बाद R2 कैप, क्या लिख सकते हैं R3 कैप लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा F = K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप प्लस K Q इंटू Q3 अपॉन कितना हो जाएगा R3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा R3 कैप। इसको अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, अगर कई सारे चार्ज हैं उन चार्ज के साथ अगर तुम कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो F = F1 + F2 + F3 क्या होगा, टोटल मतलब जितने भी फोर्स है वो नेट फोर्स में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। कभी कभी क्या होता है कि कॉर्नर पे या एंड पे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल देता है, या 2 चार्ज 3 चार्ज एक साथ लाके जो है नेट फोर्स जो बोल देता है। तो यहाँ से F = F1 + F2 + F3 ये याद रखना, ठीक है। यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई बताएगा वहाँ तुम लोग पढ़ के आए कि नहीं बताया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए? अरे इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, फील्ड का मतलब खेत, हाँ चार्ज का खेत या चार्ज का क्षेत्र, यही तो होगा। या अगर कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, तो अपने यहाँ से क्या करेगा कि अपना एक क्या करेगा, क्षेत्र क्रिएट करता है। क्या करता है, क्षेत्र क्रिएट करता है। जैसे मैग्नेट सुने हो तो मैग्नेट भी होता है। जैसे एक मैग्नेट अगर नॉर्थ पोल का है, अगर उसको साउथ पोल का, अगर उसके क्षेत्र में अगर अट्रैक्ट या रिपल जरूर करेगा, ठीक है। तो ऐसे चार्ज की भी एक नेचर होती है कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो उन दोनों में कोई ना कोई रिएक्शन होगा। लेकिन वो रिएक्शन कहाँ पे होगा, एक्शन रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो रिएक्शन एक्शन कहाँ होगा, उसके अपने फील्ड के अंदर ही होगा, फील्ड के आउटसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहलाता है, वो फील्ड होता है जो किसी भी चार्ज की एक फील्ड लाइन को डिफाइन करता है कि उसकी फील्ड लाइन, उसका फील्ड एरिया कहाँ तक है, ठीक है। जैसे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं तक है, ठीक है। अब इसके फील्ड में अगर किसी भी चार्ज को लेके आएंगे तो ये क्या कर देगा, हरकत करना स्टार्ट कर देगा, एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन या तो कुछ ना कुछ करेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या कर सकते हैं कि ये क्या है, तुम्हारा कोई चार्ज है। अब इस चार्ज का अपना क्या है, फील्ड है। इस चार्ज के बिटवीन, इस चार्ज के पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं जिसका नाम है Q0। जब इसको इसके पास लेके आते हैं तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे, ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसका अपना फील्ड है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन में जो रिलेशन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्या हो जाएगा, Q0। क्या होता है, F अपॉन Q0। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 E। Q0 E क्या हमने लिखा, QE भी लिख सकते हो, या Q0 E, क्योंकि हमने पॉजिटिव प्लस चार्ज लेके आया था, वो क्या लेके आया था, Q0। क्या लिखा है, Q0, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम।
वहाँ पर हमने डायमेंशन नहीं लिखवाया था ना उसका, गुलाम का में, फिर उसको डायमेंशन लिखवाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर गुलाम, न्यूटन पर गुलाम, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन क्या होता है m l t पर पावर माइनस 2, और ये गुलाम क्या होगा, गुलाम का मतलब चार्ज है, ठीक है। तो इसको क्या यूनिट लिखेंगे, q इक्वल टू कितना होता है, IT होता है, ठीक है। और I कितना होता है, I कितना होगा, एम्पियर होता है, और ये क्या होगा, टाइम, ठीक है। क्या लिखेंगे, AT, तो क्या हो जाएगा, ET, ठीक है। या इसी को ऊपर लेकर चला सकते हैं m l t पर पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा a, ये ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, डायमेंशन पता हो गया सबको, डायमेंशन निकालना आता है कि नहीं आता है, निकाल लेते हो ना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डायमेंशन। तो ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद उसका भी हम चार्ज का जो है डायमेंशन करवा